हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट होने जा रही है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा संयोजकता, बॉन्ड को बोलते हैं बेटा बंध या आबंध, और थ्योरी को बोलते हैं सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, इस सिद्धांत को वैज्ञानिक पॉलिंग ने दिया था। किसने बेटा? पॉलिंग ने। पॉलिंग। अब सिद्धांत में इन्होंने कुछ बातें बताई थी। उपसहसंयोजी यौगिक के लिए इन्होंने कुछ बातें बताई। क्या क्या बातें हैं बेटा? एक एक बात हम लोग नोट करते चलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहली बात इन्होंने बताई कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पॉइंट नंबर 1 इन्होंने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ये पहली लाइन है बेटा इसकी, डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। सर क्यों डी ऑर्बिटल क्यों खाली होना चाहिए? दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर डी ऑर्बिटल खाली होगा सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयन का, तो डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण, खाली होने के कारण लीगैंड, लीगैंड बेटा जानते हो लीगैंड के पास लोन पेयर होता है, तो लीगैंड के लोन पेयर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, में प्रवेश करते हैं। अब इसको आगे हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। अब जैसे ही बेटा किसी एक ऑर्बिटल में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, किसी एक ऑर्बिटल में किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तुरंत बेटा वहां पर संकरण की अवस्था आ जाती है। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने यही बात बोला कि डी ऑर्बिटल में लीगैंड के इलेक्ट्रॉन, लीगैंड के इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के कारण, प्रवेश करने के कारण डी ऑर्बिटल में लीगैंड के इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के कारण संकरण की घटना होती है, संकरण की घटना होती है। अब थोड़ा एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं। चलो पहले बात को समझते हैं, ये तीनों बातें क्या हैं। सबसे पहले तुम्हें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेना पड़ेगा बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे हमने ले लिया FeCN का होल 6 और इसके ऊपर लगा दिया हमने 3 माइनस के चार्ज। अब ये कहना क्या चाह रहा था? सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालो बेटा, जो कि अभी तक हम लोग निकालते हैं। इसको मान लिया हमने x, Cn की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, 6 का गुणा कराएंगे माइनस का 6 इक्वल टू हो गया तुम्हारा बेटा 3 चार्ज लगे तो माइनस का 3। सॉल्व करोगे तो x बराबर आ गया +3। इससे एक बात सिद्ध होती है कि यहाँ पे जो ये Fe है इसके ऊपर +3 का चार्ज है। अब +3 का चार्ज है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें कम करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे कम करेंगे? 3 प्लस के चार्ज हमने देखा Fe के ऊपर निकल के आए हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस काम करते हैं तो लास्ट में निकल के आता है 4s2 3d6। पूरा कर लेना। लेकिन यहाँ पे केवल Fe थोड़ी ना, यहाँ पर Fe के ऊपर 3 प्लस के चार्ज है। ऑक्सीकरण संख्या अभी हम लोगों ने निकाली, Fe की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। जैसे ही +3 के चार्ज तुम रखोगे बेटा तो तुम देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुम्हें कम करने। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी करो। इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से करेंगे? हम अंतिम कोष से करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी 4 से करें कि 3 से करें? तो पहले 4 से करेंगे बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं? 3।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से कम कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दे रहा है। तो बेटा 2 यहाँ से 1 यहाँ से कम किया जैसे, तो यहाँ पे तुम्हारे थे टोटल 6, अब बचे कितने हैं बेटा 5। अब अंतिम के दोनों कोस उठा लो, अंतिम के सारे कोस उठा लो। यहाँ पे अब बिल्कुल लाइन से लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा 3D, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4s है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 4s आ रहा है तो 4 में बेटा p भी आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 में तुम्हारा d भी आता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हमने ऐसे लिख दिया, अभी रीजन तुम समझोगे क्यों भैया आपने 4p लिखा और क्यों 4d लिखा। डी की बात करते हैं बेटा, याद कर लो डी में ऑर्बिटल, जो हम ऑर्बिटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बार बार हम यहाँ पे ऑर्बिटल का नाम लिया था डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल तुम्हें समझ में आएगा। डी ऑर्बिटल यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, पहले डी ऑर्बिटल बना लिए। डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 1 2 3 4 5। एस की बात करें, एस में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, छोड़ दो। पी की बात करें, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, छोड़ दो। डी की बात करें तो डी में बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से डी में 5 कक्षक बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये कहना चाहते थे कि पहली बात जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारा Fe। जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है उसका डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। बिल्कुल खाली है सर, क्यों नहीं खाली है, बहुत बढ़िया खाली है। अगर हम यहीं पे देख लें तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, डी देखो मेरा खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है बेटा। तो डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, बिल्कुल पहली बात सही बताई। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि डी ऑर्बिटल खाली होने का कारण ये है कि लिगैंड के जो लोन पेयर होते हैं वो डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं। अब जो ये सेंट्रल मेटल एटम है इसके साथ में जो लगा हुआ है ये है लिगैंड, और जो ये लिगैंड है ये है बेटा साइनाइड, इसको साइनाइडो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक दंती लिगैंड। एक दंती लिगैंड अपने साथ 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर लेके आता है। 1 लोन पेयर में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इन खाली डी ऑर्बिटल में यहाँ पर बेटा हम लोग भरेंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरोगे, रीजन ये है कि डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये है कि लिगैंड के लोन पेयर डी ऑर्बिटल में आ पाए। भाई ऑर्बिटल में तभी इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे जब ऑर्बिटल खाली होगा। भाई ऑर्बिटल अगर खाली नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा। तो जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली होंगे उसी के पास लिगैंड के लोन पेयर प्रवेश कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है, जैसे ही डी ऑर्बिटल में लिगैंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगेंगे तो प्रवेश करने के कारण यहाँ पे संकरण की घटना होगी। अब कैसे संकरण की घटना होगी, अगर हम तुमसे कहें बेटा कि ये जो सीएन है, टोटल सीएन कितने हैं, तो पहले सीएन देखो यहाँ पे है हमारे 6 सीएन है बेटा, और एक सीएन को कम से कम एक सीएन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। टोटल तुम्हारे 6 हैं तो इसको कम से कम 6 बॉक्स तुम्हें खाली करके देने पड़ेंगे। क्या सर हमें 6 बॉक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे भी भर सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर सकते हैं, 2 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 यहाँ भर सकते हैं। लेकिन क्या ये लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन यहीं भरेगा। तो अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि संकरण की यहां पे घटना होती है। चलो अभी संकरण हम तुम्हें दिखाएंगे आगे कैसे संकरण होगा। अगला जो पॉइंट इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि अगर संकरण की घटना अंदर वाले डी ऑर्बिटल में हो रही है, इन्होंने बोला अगर संकरण की घटना, अगर संकरण की घटना, ध्यान से समझना, इनर डी ऑर्बिटल में हो रही है, इनर डी ऑर्बिटल में हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लिगैंड का है अंदर वाले डी ऑर्बिटल में आ रहा, अभी देखते हैं कैसे अंदर वाले, और या फिर संकरण की घटना आउटर डी ऑर्बिटल में हो रही है, बाहर वाले डी ऑर्बिटल में हो रही है। अगर संकरण की घटना अंदर वाले डी ऑर्बिटल में हो रही है या बाहर वाले डी ऑर्बिटल में हो रही है तो ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक को हम लोग, अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल में लिगैंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको हम लोग बेटा बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, अंदर वाला उपसहसंयोजी संकुल। बाहर वाले डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटर
कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट इन्होंने बोला इनर डी ऑर्बिटल में हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रवेश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि आउटर डी ऑर्बिटल में वीक फील्ड लिगैंड प्रवेश करता है। इनर डी ऑर्बिटल में बेटा हमारा हमेशा इनर डी ऑर्बिटल में, अंदर वाले डी ऑर्बिटल में हमेशा और हमेशा जो लिगैंड आएगा अंदर वाले डी ऑर्बिटल में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। अभी हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होते हैं। जबकि आउटर डी ऑर्बिटल में हमेशा हमारा वीक फील्ड लिगैंड आएगा। पूरी कहानी इसी की है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की और वीक फील्ड लिगैंड की। ये इनका था पॉइंट नंबर 5। कैसे? ये पॉइंट नंबर 5 था। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 6। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड तुम्हें पहचानना होगा। अगला पॉइंट उन्होंने बोला कि पॉइंट नंबर जो 6 था, इन्होंने कहा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल, फील्ड का मतलब क्षेत्र, लिगैंड का मतलब लिगैंड। प्रबल क्षेत्र लिगैंड जो होते हैं और जो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब इनको कैसे याद करेंगे? एक तरीके से बेटा याद करेंगे। एक बार सचिन क्लास से फरार। 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 और से हो जाएगा बेटा OH। और ऑक्जेलेटो को, ऑक्जेलेट आयन है OX2-। पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं बेटा ऑक्जेलेट आयन क्या होता है। और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार। ये जितने भी लिगैंड है बेटा, ये वाले लिगैंड हमारे वीक फील्ड लिगैंड कहलाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगैंड। ये हमेशा एंट्री करेंगे आउटर डी ऑर्बिटल में। लिखते जाओ भाई ये बात को, ये हमेशा एंट्री करेंगे आउटर डी ऑर्बिटल में। अब यही बात हमने बोली थी, वीक फील्ड लिगैंड हमेशा आउटर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। अब बात करते हैं सर, ये तो हमारे वीक फील्ड लिगैंड होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन से? फिर सुन लो, इसको बोलेंगे एक बार सचिन क्लास से फरार। एक बार सचिन क्लास से फरार। OS से और, OX से ऑक्जेलेटो, और ऑक्जेलेटो को H2O, पानी से प्यार। और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार। आगे बेटा अगर हम देखें तो हमारे जो लिगैंड हैं, आगे हमारा उड़ता अमोनिया, याद रखेंगे। उड़ता से बेटा एडिटा हो जाएगा तुम्हारा, एडिटा के ऊपर -4 का चार्ज होता। उड़ता अमोनिया नाटो अभी बहुत फेमस था बेटा। अभी यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा था बेटा। उड़ता अमोनिया नाटो से के लिए बेटा हम इन लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको से याद रखना। से कनाडा
कोलंबो और कनाडा पहुंचा। इतने याद करना है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको बोलेंगे हम लोग उड़ता अमोनिया नाटो, इसको याद रखना बेटा, से ईएन है, नाटो से कनाडा और कनाडा बोल रहे हैं, से कोलंबो और कनाडा पहुंचा। तो ये इनके ये 5 पॉइंट थे। इन्होंने कहा ये 5 पॉइंट अप्लाई करो और वीबीटी का सिद्धांत लगा दो। तो वीबीटी के टोटल सिद्धांत बेटा पॉइंट तुम्हारे 7 हो गए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अच्छे से कॉपी को लिख लो बेटा। छठा पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है बेटा, ये हमेशा अगर वीक फील्ड आउटर डी ऑर्बिटल में जाते हैं तो ये हमेशा इनर डी ऑर्बिटल में जाते हैं, इनर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, इनर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और हुंड के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो पॉइंट नंबर जो तुम्हारा बेटा 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि तुम्हारे ये हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और हुंड के नियम का पालन नहीं करते, जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो है ये आउटर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा बेटा और ये हुंड के नियम का पालन करेगा। तो ये तुम्हारे 7 पॉइंट है। अब चलो इसके क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अब कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 8 भी आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 8 इन्होंने बोला कि उपसह संयोजन संख्या 4 जिनकी होगी, ऐसे उपसह संयोजी होगी जिनकी उपसह संयोजन संख्या 4 है, उसमें 2 टाइप के संकरण पाए जाएंगे, या तो उस पे sp3 संकरण होगा और या तो उस पे dsp2 संकरण होगा। अगर sp3 संकरण कहीं पे पाया जाता है बेटा तो उसकी ज्यामिति समचतुष्फलकी होगी। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, समचतुष्फलकी होगी। और अगर dsp2 संकरण है तो उसकी ज्यामिति बेटा, हमेशा वर्गाकार समतली होगी। ये पॉइंट नंबर 8 है बेटा। अब दोनों आकृतियां देख लो। अगर हम तुमसे कहें समचतुष्फलकी आकृति, तो समचतुष्फलकी आकृति में तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम कुछ इस टाइप से होगा। उसमें पहला लिगेंड ये जुड़ा होगा, दूसरा लिगेंड ये जुड़ा होगा, तीसरा लिगेंड ये जुड़ा होगा और चौथा लिगेंड ये जुड़ा होगा। इस आकृति को हम लोग बोलेंगे समचतुष्फलकी आकृति, नहीं बेटा, समचतुष्फलकी ज्यामिति। जबकि बात करें वर्गाकार समतली की, तो वर्गाकार समतली में बेटा क्या करना है, कोई एक मेटल होगा और बेटा इस तरह से वर्ग की तरह बेटा कुछ इस टाइप से जुड़ा होगा। ऐसे अगर इसको तुम मिलाओगे, लाइन को आपस में ड्रा करोगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइन को इसे ड्रा करते हैं बेटा, तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो तुम ऐसा मत करना, ड्रा नहीं करना है तुम्हें, बस तुम्हें ऐसा करना है कि मेटल को सेंटर में रखना है बेटा और जो भी लिगेंड उसके साथ लगा होगा, लिगेंड को हमें कुछ इस टाइप से लगा देना। और लिगेंड हमेशा करता है क्या बेटा, लिगेंड हमेशा लोन पेयर देता है, इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है। तो इस तरह से तीर के द्वारा हम लोग दिखा देंगे। ऐसे लिगेंड हमेशा करेगा क्या, तीर के द्वारा हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देगा। तो ये लिगेंड होगा बेटा। ये वाली आकृति समचतुष्फलकी ज्यामिति है और ये वाली जो ज्यामिति हमारी, इसको बोलेंगे वर्गाकार समतली। ठीक भाई। इसके बाद इन्होंने बोला जो यौगिक जिनके अंदर उपसह संयोजन संख्या 6 पाई जाती है, पॉइंट नंबर 9 है, जिनकी उपसह संयोजन संख्या 6 है, उनमें 2 टाइप के संकरण पाए जाएंगे। या तो उस पे संकरण sp3d2 होगा
या फिर उस पे संकरण D2sp3 होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दोनों की ज्यामिति एक जैसी होगी। ज्यामिति बेटा दोनों की अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय की ज्यामिति कैसी होती है बेटा? कोई एक मेटल ले लो, बिल्कुल वर्गाकार समतली की तरह आकृति होती है। कोई एक मेटल ले लिया, पहला लिगेंड, ये इसके अपोजिट दूसरा, ये तीसरा बेटा, और ये चौथा। ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक लिगेंड जुड़ा होगा ऊपर की तरफ बेटा तल के, और एक प्लेन के नीचे होगा। तो ये आकृतियाँ हो गई तुम्हारी। इस आकृति को हम लोग बोलेंगे अष्टफलकीय आकृति। अष्टफलकीय आकृति नहीं बेटा, ज्यामिति। तो ये इनके हो गए पॉइंट टोटल 9। तो ये सारे पॉइंट बेटा याद कर लो। अब आते हैं वीबीटी के सिद्धांत के आधार पे कुछ संकुल यौगिकों के हम लोग ज्यामिति देखने जा रहे हैं। वीबीटी के सिद्धांत के आधार पे कुछ संकुल यौगिकों की हम लोग ज्यामिति देखेंगे। कुछ संकुल यौगिकों की हम लोग ज्यामिति देखेंगे बेटा। चलो देखते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा, वीबीटी के आधार पर उपसय संयोजी यौगिकों की ज्यामिति बताएं। सारी चीजें हम लोग बताएंगे। चलो भाई, वीबीटी के आधार पे इन्होंने दो बात बोली। इन्होंने कहा दो टाइप के कंपोनेंट ले सकते हो, एक ऐसा ले सकते हो भाई, एक ऐसा उपसय संयोजी यौगिक ले सकते हो जिसकी उपसय संयोजन संख्या जो है वो 4, उपसय संयोजन 4 वाले यौगिक हम लोग देखने जा रहे हैं। जिनको उपसय संयोजन संख्या निकालनी नहीं आती, पिछले वाली वीडियो में जाओ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट, उसमें उपसय संयोजन संख्या निकालना तुम लोगों को सिखाई बेटा हमने, तो वहां पे जाके आप देखिए, ठीक है। तो चलो लेते हैं, और दो बातें हम याद रखेंगे। हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद कर लो, वीक फील्ड लिगेंड अपने आप याद हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बताया था उड़ता अमोनिया, उड़ता अमोनिया नाटो से कनाडा, नाटो से कोलंबो और कनाडा पहुंचा। याद रखना, एडिटा इसके ऊपर -4 के चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, NO2 पे -1 का चार्ज, EN पे कोई चार्ज नहीं, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं, साइनाइड पे 1 माइनस का चार्ज। इसको याद रखेंगे सभी लोग, इसको छोड़ के जितने भी सब वीक फील्ड लिगेंड है बेटा। तो एक कंपोनेंट दिया तुम्हें, पूछा गया बताओ भाई NiCl का जो होल 4 है, NiCl का जो होल 4 है, इसके ऊपर 2 माइनस के चार्ज हैं। इस यौगिक की पहले ज्यामिति बताओ, पहले तुम बताओ संकरण बताओ, अगर वीबीटी पढ़ लिया है। इसके बाद इसकी ज्यामिति बता डालो, इसके बाद इसका बता दो चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, और चौथा इसमें हमें पढ़ना है कि इसमें चुंबकीय आघूर्ण कितना हो, चलो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, भीषण इंपॉर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तुम उठाना सेंट्रल मेटल एटम, और पहले चेक करो क्या इसकी उपसय संयोजन संख्या 4 है। बेटा Cl की बात करें, Cl होता है एक दंती लिगेंड। ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, इस सेंट्रल मेटल एटम की क्या उपसय संयोजन संख्या 4 है, ये एक दंती लिगेंड होता है। Cl 4 का गुणा कराओगे बेटा तो उपसय संयोजन संख्या कितनी आ गई, 4। बिल्कुल है सर, उपसय संयोजन संख्या अगर 4 है तो इसमें 2 टाइप के संकरण तुम्हारे पाए जा सकते हैं, या तो संकरण sp3 होगा या तो संकरण dsp2 होगा। sp3 संकरण होगा तो इसकी ज्यामिति बेटा हो जाएगी समचतुष्फलकीय, जो कि अभी हमने देखा,
और अगर DsP2 संकरण है तो इसकी ज्यामिति हो जाएगी वर्गाकार समतली, जो कि अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों में कौन सी ज्यामिति होने वाली है। चलो भाई, सबसे पहले काम क्या करना हमें यहाँ पे कि Ni को तुम मान लो x, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या तो हमेशा निकालनी पड़ेगी। इसको मान लिया हमने x, Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, 4 Cl है तो हो गई भैया -4, बराबर चार्ज भी लगा हुआ है तो माइनस का 2 रख दिया बेटा। अगर सॉल्व करोगे तो x बराबर आ गया +2। एक बात तो हमें पता चल गई, जो ये निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। जिन बच्चों को परमाणु क्रमांक याद नहीं है वो सॉलिड स्टेट जाके पढ़ें, वहाँ पे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, सारी सीरीज मैंने लिखवा दिया है बेटा। 21 से 23, 39 से 48, 57 फिर 72 से 80, ये सारे एटॉमिक नंबर हमने याद करवा दिए। आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे। तो उम्मीद है कि एटॉमिक नंबर आप लोग इसके बाद याद कर लेंगे। तो भाई बात करेंगे हम यहाँ पे कि निकिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 28। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका कराएं तो बेटा करा लेना 4s2 3d8 निकल के आए। इसको नहीं करना आता भाई, सीको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 पूरा है बेटा तुम्हारा, 4s2 3d8 निकल के आएगा। लेकिन यहाँ निकिल अकेला नहीं है, निकिल के ऊपर प्लस के 2 चार्ज भी तो हैं, इसीलिए तो चार्ज निकालते हैं, इसीलिए तो x मानते हैं। तो इसके ऊपर 2 प्लस के चार्ज है। जैसे 2 प्लस के चार्ज हमने देखा तो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पहले 3d से नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले 4s से कम होगा, याद कर लो। 3 से नहीं कम होगा, 4 से कम होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? मान लो तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये बाहर कक्षाएं होती हैं बेटा, जिसको बोलते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो, तुम यहाँ बाहर बैठे हो, सबसे पहले तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? इलेक्ट्रॉन क्या पहले तुम 1 से निकाल लोगे क्या? इलेक्ट्रॉन 1 से कभी नहीं निकलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे 4 से, 4 को खत्म करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3 से, फिर निकालोगे 2 से, फिर निकालोगे 1 से। और यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन, यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा बेटा 4 से। 2 प्लस के चार्ज हैं, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तत्काल निकालो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले तो 4s के पास इलेक्ट्रॉन बचे 0। अब आगे कहानी सुनो। अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग लिख लेंगे, पहले 3 वाले को फिर 4 वाले को। पहले लिख लेते हैं हम लोग 3d8, फिर लिख लेंगे हम 4s0। 4s आ रहा है तो 4p भी लिख लेना बेटा, और 4p आ रहा है तो 4d भी लिख लेना। भले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 चढ़ा दिए हमने, ये आपको काम करना पड़ेगा। d की बात करें तो d में ऑर्बिटल बेटा अगर हम देखें कितने बनते हैं तो 5, 1 2 3 4 बराबर 5 याद कर लो। s की बात करें 1, p की बात करें p में ऑर्बिटल बनते हैं बेटा 3, और d की बात करें तो d में ऑर्बिटल बनते हैं तुम्हारे 5। इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुंड के नियम से भर दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। अब सुनो आगे की कहानी। Ni के साथ Cl चल रहा है। अब Cl जो है, Cl 1 नहीं है, Cl 4 है बेटा, और इसको बोलते हो सर ये एक दंती लिगैंड है। एक दंती लिगैंड, एक दंती लिगैंड का मतलब है कि एक बार में इसको एक डिब्बा चाहिए। एक दंती लिगैंड का मतलब है एक साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब बेटा एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो सबसे पहली बात ये है कि पहले तुम Cl को पहचानो। सर क्या Cl हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि वीक फील्ड लिगैंड है? ये लिगैंड कैसा है भाई? तो यहां हमने देखा कि इस लिगैंड का यहाँ पे तो कहीं स्थान है नहीं। अब याद करो एक बार सचिन, क्लास से फरार, क्लास का मतलब वीक फील्ड लिगैंड है। तो ये बेटा हमारा जो लिगैंड है ये वीक फील्ड लिगैंड है। और वीक फील्ड लिगैंड बीबीटी का सिद्धांत कहता है वीक फील्ड लिगैंड कभी भी हुंड के नियम का, ये हमेशा हुंड के नियम का पालन करता है, और ये हमेशा अंदर वाले d ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, ये हमेशा आउटर d ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करता है। वैसे अभी जा नहीं पाएगा, यहाँ बात करें 4 Cl है, 4 Cl कैसे आएंगे? तुम्हें बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है सर, इसको क्या 4 डब्बे बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि एक बॉक्स में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब संकरण की घटना आने वाली है तुम्हारी,
तो Cl की बात करें तो Cl 4 है, 1 2 3 4, इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4 कमरे दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये पहला Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl और ये चौथा Cl। तो यहाँ पे हमने रखा Cl को, यहाँ रखा Cl को, यहाँ रखा Cl को, यहाँ रखा Cl को। अगर इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा S, इसके ऊपर देखेंगे P, तो ये हो गया sp3 संकरण। तो पहली चीज हमने तुमसे यही पूछी थी कि संकरण क्या होगा, तो संकरण हमारा निकल के आया है sp3। अब सर अगर हमारा संकरण sp3 होता है तो उसकी आकृति समचतुष्फलकी होती है, तो अगर हम इसकी ज्यामिति देखें क्या होने वाली है, तो इसकी ज्यामिति हो जाएगी समचतुष्फलकी। ठीक भाई, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, समचतुष्फलकी ज्यामिति हो जाएगी। अब जैसे समचतुष्फलकी ज्यामिति है, फटाक से ज्यामिति बना के दिखाओ। चलो बनाते हैं इसकी ज्यामिति। अगर इसकी ज्यामिति अगर हम लोग बनाएं तो हम देखेंगे यहाँ पे समचतुष्फलकी आकृति में सबसे पहले सेंटर पे होता है मेटल, फिर इसके बाद ये पहला लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड और ये हो गया बेटा चौथा लिगेंड। ध्यान से देखना सभी लोग। सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो यहाँ पे हमारा है Ni, तो मेटल की जगह हमने रख दिया यहाँ पे Ni। लिगेंड कौन है, लिगेंड है तुम्हारे Cl, कितने हैं 4, तो ये पहला Cl हो गया, ये दूसरा Cl हो गया, ये तीसरा Cl हो गया और ये हो गया चौथा Cl। अब ये क्या करेगा बेटा, इसको देगा लोन पेयर। ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि देखो ये d ऑर्बिटल में आया और लोन पेयर बेचारा दे के गया है अपने Cl अपना लोन पेयर दे के गया। किसको दे के गया, इन्हीं को तो दे रहा है। Ni का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम करा रहे हो, Ni के तो ऑर्बिटल है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में ही तो अपना इलेक्ट्रॉन बेचारा दे रहा है, तो ये बनाता ऑब्सेसिव हो जी बंद। लेकिन यहाँ पे NiCl का होल 4 नहीं है, इसके ऊपर 2 माइनस के चार्ज है, तो इसको बंद करना और इसके ऊपर लिख देना 2 माइनस के चार्ज। तो इससे तुम्हें पता चलेगा ये वाली जो ज्यामिति है ये समचतुष्फलकी ज्यामिति है, जिसको तुम नीचे अच्छे से लिख देना समचतुष्फलकी ज्यामिति। अगला टर्म आता है कि चुंबकीय प्रकृति कैसी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर चुंबकीय प्रकृति अगर तुम्हें पता करना है इसकी कैसी होगी, तो चुंबकीय प्रकृति पता करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा अनुचुंबकीय होती है। याद कर लो बेटा, उसकी प्रकृति हमेशा क्या होगी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होगा वो चुंबक की ओर आंशिक रूप से आकर्षित होगा। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसका युग्मन ना हुआ हो, अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसे हम सभी लोग हैं। क्लास 12 में बेटा अभी शादी तुम लोग की नहीं हुई, ठीक है, अभी तुम लोग का पेयर नहीं बना। अगर हम कहें क्या ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं। 2 लोग हैं बेटा, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। चलो शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 1 1 है। तो ये दोनों सिंगल सिंगल बचे हैं। तो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे देखें हमारे कितने हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट हमेशा हम लोग बेटा n से करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे आ गई है हमारी 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर जहाँ पे निकल के आ रहे हैं तो उसकी प्रकृति हमेशा होगी, चुंबकीय प्रकृति हमने पूछी है, तो इसकी प्रकृति हमेशा हो जाएगी अनुचुंबकीय। ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 और मात्रक इसका होता है बोहर मैग्नेटॉन। बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुमने निकाले 2, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। अगर पुटअप करें तो n की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 2, n की वैल्यू तुम्हारी है यहाँ पे 2, 2 2 4, 4 दूनी 8, तो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी √8 और √8 को हम लोग बोलते हैं बेटा 2√2 और मात्रक इसका हो गया बोहर मैग्नेट। चलो एक कंपाउंड हमने लिया NiCl का होल 4। NiCl का होल 4 2 माइनस पे संकरण sp3 ही है। ज्यामिति समचतुष्फलकीय दिख गई। चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय है। चुंबकीय आघूर्ण हमने देख लिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण 2√2 आया। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हुआ। लेकिन अब मान लो यही होता कंपाउंड दूसरा। अब Ni के साथ एक दूसरा कंपाउंड लेने जा रहा है भाई, ये भी देख लो। Ni के साथ जैसे हमने ले लिया, इस बार Cn को ले लेते हैं। आओ कांड करके जाएगा। NiCn का होल 4 और इसके ऊपर 2 माइनस के चार्ज हैं। अब देखो जरा, फिर से Ni की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। इसको मान लिया x, Cn की होती है -1 4 का गुणा कराए, -4 बराबर बेटा रखेंगे -2 और x बराबर +2। और सबसे
इंपॉर्टेंट बात है कि उप सहसंयोजन संख्या 4 होनी चाहिए। एनआई के साथ Cn तुम्हारा एक दंती लिगेंड होता है, एक दंती लिगेंड होने के कारण इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 है सेंट्रल मेटल एटम की, ये बात ध्यान रखिए। अब +2 का चार्ज एनआई पे आया, एनआई का एटॉमिक नंबर अभी करके दिखाया था 28 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराओगे 4s2 3d8, यहाँ पे 2 प्लस के चार्ज हैं तो चार्ज बाद में लगाया करो। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही करेंगे 4s0 हो जाएगा। भरने का वही तरीका, सबसे भरेंगे 3d8, फिर इसके बाद बेटा हम लोग भरेंगे 3d8 के बाद 4s0, 4s आ रहा है तो 4p भी आ जाएगा और इसके बाद 4d भी आ जाएगा। भरो भाई, डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल बना दो, एस में तुम्हारा 1, पी में तुम्हारे 3 बेटा, एस में तुम्हारा 1, पी में तुम्हारे 3 और डी में फिर से तुम्हारे हो जाएंगे 5। अब देखो तुम्हें 2 बात बताने जा रहा हूं। यहां पे तुम्हें दो लोग डी के दिख रहे होंगे, एक ये डी ऑर्बिटल है ये वाला और एक ये डी ऑर्बिटल है। ये वाला जो डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल। ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, इनर डी ऑर्बिटल। और ये वाला जो डी ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। जो वीबीटी में पॉलिंग ने बताया था तो उनकी बात पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने बोला था इनर डी ऑर्बिटल भी मिलेगा और आउटर डी ऑर्बिटल भी मिलेगा। अब यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन 8 है, भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी कैसे भर दे रहा है, होने के नियम से भरो, आदत पड़ी हुई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। अब तुम्हारा इंसान आ रहा है Cn। Cn की बात करें, Cn एक नहीं है, टोटल 4 है। और Cn भी तुम्हारा एक दंती लिगेंड होता है। एक दंती का मतलब एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो तुम्हें एक बॉक्स तो इसको खाली करके तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन जरा देखो, क्या ये Cn हमारा बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या? तो बिल्कुल है भाई, और क्या है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा Cn। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तुमसे बोला था, पॉलिंग ने बोला था, हमने तो ही बोला था, पॉलिंग ने बोला था कि ये आउटर डी ऑर्बिटल में नहीं जाता है, ये हमेशा इनर डी ऑर्बिटल में जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जाएगा इनर डी ऑर्बिटल में। उम्मीद है समझ पा रहे होगे बात को। और इनर डी ऑर्बिटल में जब भी जाता है तो कहता है हे हुंड, अपने नियम को तहस नहस करवा लो। अब हमारा जैसे ही जाता है इनर डी ऑर्बिटल में तो कहता है कि हम हुंड के नियम का पालन नहीं करेंगे। कैसे? कहता है कि जितने भी डी ऑर्बिटल है, ये डी बेचारा बहुत घबराया रहता है, यहाँ पे घबराता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पे आ रहा है। पिछली बार तुम्हारा Cl था, Cl ने यहाँ बिल्कुल परेशानी नहीं की थी, सीधे यहाँ पे भर गया था। ये परेशान करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cl। अब ये क्या करेगा, पहले कहेगा हम भरेंगे इनर डी ऑर्बिटल में। ये कहता भाई कैसे भर पाओगे, तुम एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले आए तो एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते नहीं ऑर्बिटल में। तो कहता हम जुगाड़ करवाएंगे, क्या तुम हुंड के नियम का पालन ना करो, मान जाओ बात, हुंड के नियम का पालन ना करो। बेचारा कहता है ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो हमें लेने, तुम जो करवाना हो करवा लो हमसे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर डी ऑर्बिटल में आता है और हुंड के नियम का कहता है पालन मत करो, सेंट्रल मेटल एटम से कहता है ऐसे इलेक्ट्रॉन भरो। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन 8 है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम सेटअप कर दो यहाँ पर। मतलब कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 ऐसे भरे। तो कहता है ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाओ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, ये डिब्बा में खाली मिल जाएगा, तो हम अंदर आ जाएंगे डी में। और कहता बाकी हम वैसे भरते चले जाएंगे, वैसे भरते हुए चले जाएंगे। अब जैसे Cn है, सबसे पहले एंट्री करेगा यहाँ पे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगा। दूसरा, ये पहला वाला Cn आ गया, अब दूसरा Cn यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके। ये तीसरा Cn यहाँ पे आ जाएगा और ये चौथा Cn यहाँ पे आ जाएगा। चारों डब्बे भर गए। अब इस बार देखोगे तो ऊपर इसके लिखा हुआ है बेटा D, इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटा S, और इन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है P। देखते जाओ, ये P ऑर्बिटल है बेटा। अब संकरण देखोगे कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे संकरण आ गया DsP2 संकरण। अब यहाँ पे जो संकरण आ रहा है बेटा वो DsP2 संकरण आ रहा है। यहाँ तक उम्मीद है बात तुम्हें समझ में आई होगी। क्या किया इसने, स्ट्रॉन्ग है
इसलिए इसने हुंड के नियम का पालन नहीं किया। हुंड कहते थे कि भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो तब युग्मन करो। इसने कहा सीधे दो दो इलेक्ट्रॉन भर डालो, क्योंकि हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो सीधे डी ऑर्बिटल में आया। यही बात कर रहे थे कि इनर डी ऑर्बिटल में आएगा। और आने के बाद अब ये कह रहा है कि बताओ संकरण क्या है। तो संकरण तुम्हें दिख रहा है, संकरण निकल के आ रहा है DsP2। तो DsP2 संकरण बेटा हमारा हो गया। दूसरी बात क्या होगी, ज्यामिति। ज्यामिति की बात करें तो DsP2 जहाँ पे ज्यामिति बनेगी बेटा इसकी होती है, पहले वर्ग बनाओ वर्गाकार होगी, और समतल के आकार पे होगी, वर्गाकार समतली होती। बिल्कुल समतल बनता हुआ नजर आएगा तुम्हें यहाँ पे। तो वर्गाकार समतली इसकी आकृति बना लेते हैं हम लोग। वर्गाकार समतली कैसे बेटा, मेटल होगा, सीधे एक वर्ग बना दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक वर्ग बनाओ सुंदर सा, और सेंटर पे मेटल रखो। सेंटर पे मेटल कौन है तुम्हारा, Ni, और इससे जोड़ दो लिगैंड। यहाँ पे किनारे पे लिगैंड होगा, किनारे पे लिगैंड होंगे बेटा, किनारे पर लिगैंड होंगे, किनारे पर लिगैंड होंगे। लिगैंड इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अब लिगैंड कौन है यहाँ पे, लिगैंड बहुत प्रबल है, Cn है बेटा, Cn है, Cn है, Cn है। और अकेले थोड़ी ना है बेटा ये Cn, अपने ऊपर चार्ज भी तो लेके आया है, 2 माइनस के चार्ज है। तो ये इसकी हो गई ज्यामिति, वर्गाकार समतली, जिसको नीचे तुम लिख देना। अगली बात आती है सर इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो अब तुम्हें यहाँ देखना पड़ेगा, कोई भी ऐसा डिब्बा दिख रहा है जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ तो 2 2 है ही है, एको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 0 है। और जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा प्रतिचुंबकीय होती है। तो अगर बेटा हम देखें इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति बेटा होगी प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। जब बेटा n की वैल्यू 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करा दोगे, तुम यहाँ पे देख रहे हो n की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ रही है 0, 0 का पूरे मल्टीप्लाई कराओगे तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0, कोई प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। यहाँ से BBT का सिद्धांत तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले अब लोग जल्दी से देख लेते हैं बेटा। जैसे दो कंपाउंड लेते हैं हम लोग, उपसय संयोजन संख्या 6 वाले, उपसय संयोजन संख्या 6 वाले देख लेते हैं। जैसे हमने लिया COF6 पर लगी है पावर 3 माइनस, COF6 पर 3 माइनस के चार्ज है। पहला काम वही है, इस CO को कार्बोनिल ना समझ लेना, ये कोबाल्ट है बेटा, ये वाला नहीं है कार्बोनिल, ये कोबाल्ट है। एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है। सबसे पहले एक काम करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराने के लिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालो, इसको माना x। फ्लोरीन की होती है -1, 6 का गुणा करा है, माइनस का 6 बराबर तुम्हारा चार्ज चल रहा है माइनस का 3, तो x बराबर आ गया तुम्हारा प्लस का 6। क्या सर इसकी उपसय संयोजन संख्या 6 है? बिल्कुल है। अगर F की बात करें, F एक दंती लिगैंड होता है, 6 का गुणा करा रहे हैं बेटा, तो उपसय संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6। पिछले टर्म में को जाके जल्दी जल्दी पढ़ो बेटा। अब बात करें अगर हम कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएं तो 4s2 3d7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमने देखा कोबाल्ट के ऊपर भैया, कोबाल्ट के ऊपर अगर देखें, अरे ये क्या कर दिया, +6 कहाँ से आ जाएगी, -6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 6, ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी प्लस की 3। हाँ हमने देखा यहाँ पे कि कोबाल्ट अकेले नहीं है, इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज है, +3 चार्ज है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, 2 यहाँ से कम कर दो, 1 यहाँ से कम कर दो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। जल्दी से भरो, तुम्हारा चल रहा है यहाँ पे 3d6 और चल रहा है 4s0 और चल रहा है तुम्हारा 4p भी आएगा और यहाँ पे 4d भी आएगा, सब लोग आएंगे। डी की बात करें, डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, एस की बात करें, एस में केवल 1 ऑर्बिटल, पी की बात करें, पी में ऑर्बिटल होते हैं बेटा 3, और डी की ऑर्बिटल करें तो डी में ऑर्बिटल होते हैं बेटा तुम्हारे 5। डी में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, ठीक। अब तुमने देखा यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 1 नहीं है बेटा, फ्लोरीन टोटल है 6,
6 फ्लोरीन है, और फ्लोरीन भी एक दंती लिगेंड है, एक बार में एक लोन पेयर लेके बेटा आता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो इसको 6 डब्बे तुम्हें खाली करके देने पड़ेंगे। लेकिन जरा फ्लोरीन को देखो, कहीं फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है स्ट्रॉन्ग, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड जितने भी होते हैं ये आउटर डी ऑर्बिटल में जाते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल में जाते हैं, और ये कहते हैं कि हुंड के नियम का हम पालन करेंगे, हुंड के नियम को तहस नहस नहीं होने देंगे। तो ये फ्लोरीन इस अंदर वाले डी ऑर्बिटल में नहीं आएगा, ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, फिर से सुन लो, ये इनर डी ऑर्बिटल है, यही बात पहले बताई गई है, और ये वाला डी ऑर्बिटल अगर देखें डी को, तो ये है हमारा आउटर डी ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन कहता भैया हमको डिब्बे तो 6 दिख ही रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 आराम से चले जाएंगे, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये 6 तुम्हारे यहाँ पे एफ आ गए बेटा, ये पहला एफ, ये दूसरा एफ, ये तीसरा एफ, ये चौथा एफ, ये 5वां एफ, और ये हो गया हमारा 6ठा एफ। अगर हम संकरण देखें यहाँ पे कौन सा आ रहा है बेटा, ये एस एफ पी के 3 है, डी के तुम्हारे 2 कक्षक लिए गए हैं, तो यहाँ पे संकरण आ गया हमारा sp3d2। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली कि यहाँ पे हमारा संकरण क्या होगा, संकरण जो हमारा आ रहा है वो है sp3d2। ठीक भाई, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर, यहाँ पर इसकी ज्यामिति क्या होगी, तुम्हें बताया है, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्यामिति दोनों की अष्टफलकी होती है, तो अष्टफलकी ज्यामिति होगी। अष्टफलकी कैसे बनाना है बेटा, सेंटर पे मेटल को ले लेना, कोबाल्ट को ले लिया हमने यहाँ पे, चाहो तो वर्ग जैसा बना लो, ज़्यादा सुंदर लगेगा तुम्हारा। सेंटर पे CO को ले लो, और यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, एक ऊपर लिगेंड एक नीचे लिगेंड। बेटा टोटल लिगेंड है तुम्हारे फ्लोरीन 6 हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद देखें तो अगला ये फ्लोरीन है, ये चौथा, ये 5वां, सॉरी 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये सब कोऑर्डिनेट करेंगे, सब कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और दे तो रहे हैं बेटा, जाके बॉक्स में देखो सब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। इस आकृति को हम लोग बोलेंगे अष्टफलकी ज्यामिति। आगे बात करें इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, तो चुंबकीय प्रकृति बेटा इसकी अगर हम देखें तो कहीं पे तुम्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ 2, हाँ दिख तो रहे हैं सर, 1 2 3 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 4 है बेटा, तो चुंबकीय प्रकृति इसकी हो जाएगी अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और बात करें चुंबकीय आघूर्ण की, चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। अगर फॉर्मूला लगाएं, n की वैल्यू अगर देखें तो n की वैल्यू बेटा हमारी है 4, n की वैल्यू हमारी है 4, तो 4 2 6 6 चौको 24 √24, मात्रा किसका हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन। जल्दी से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने देखा उपसंयोजन संख्या जब भी 6 आएगी तो संकरण या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर रहे हैं बेटा, लिखते जाना बिल्कुल बेटा, बिल्कुल इसी तरह। ये पूरा बीबीटी का सिद्धांत है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये। एक और कंपाउंड लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया CONH3 का होल 6 और 3+ के चार्ज लगा लेते हैं। CONH3 का होल 6 और 3+ के चार्ज, सभी को इसका IUPAC नाम आना चाहिए। नाम देखें तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, पहले बता चुके हैं बेटा, IUPAC नाम तुम्हें आना चाहिए। हाँ, 5 टर्म हमें निकालने, पहले हमें निकालना है यहाँ पे संकरण क्या होगा, इसके बाद हमें बतानी पड़ेगी कि इसकी ज्यामिति क्या है, इसके बाद हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या है, वो अगला बताना पड़ेगा चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है। चलो भाई, सबसे पहले इसको x माना हमने, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती, 6 का गुणा कराओगे 0 बराबर चल रहा है बेटा +3, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आगे +3। इतना तो याद करो भैया, रेडॉन रिएक्शन 01 02 भैया पढ़ लो, तभी निकाल पाओगे। अब कोबाल्ट की फिर से बात की, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर का हम देखें 27 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 4s2 3d 3+ के चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें कोबाल्ट से कम करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने कम किए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम किया, 3d6 हो गया बेटा। अब जल्दी से इसको बनना स्टार्ट करते हैं। 3d6 को पहले लिखा, 4s को बाद में, 4pb आएगा, 4db आएगा। d की बात करें तो d में डब्बे 5,
एस की बात करें 1, पी की बात करें बेटा 3, पी की बात करें तो 3 और डी की बात करें तो 5। इलेक्ट्रॉन भरें बेटा, इलेक्ट्रॉन जैसे हम भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, उनके नियम से 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे NH3 आ रहा है, NH3 एक दंती लिगेंड है बेटा, और NH3 टोटल कितने आ रहा है 6। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा सनकी इंसान आ रहा है बेटा। जरा ध्यान से देखो, एक दंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड एक बार में एक लोन पेयर देगा, मीन 2 इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, मीन तुम्हें 6 डब्बे खाली करके देने पड़ेंगे। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 6 डब्बे खाली करके देने पड़ेंगे। लेकिन ये सनकी टाइप का इंसान है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कहता है? NH3 तुम्हें दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे NH3 आ रहा है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये कहता है कि भैया हम इनर डी ऑर्बिटल में जाएंगे, हम इनर डी ऑर्बिटल में जाएंगे। जबकि इससे पहले वाले में तुमने देखा था एप को, वो यहाँ नहीं गया था, वो यहाँ गया था। ये कहता हम आउटर डी ऑर्बिटल में जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम हमेशा जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम इनर डी ऑर्बिटल में पहले जाएंगे, और इनर डी ऑर्बिटल में जाएंगे और वहाँ पे हुंड के नियम का सत्यानाश कर डालेंगे। कहता कायदे से हो जाओ। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कंपाउंड ऐसा बना कि ये डी है, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा हमने देखा क्या कि यहाँ पर हमारे देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे। अब ये क्या कहेगा, जुगाड़ करो अपना। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा पटाख से यहाँ पे आ जाओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन से कहेगा ये दोनों से, कहता तुम दोनों यहाँ से खिसको और सीधे यहाँ पे आ जाओ। बाकी यहाँ पे तुम्हें S का दिख रहा है बेटा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे P का, ध्यान से देखते रहो। और D की बात करें अधूरा है, ये उसी तरह बना रहेगा। अब इसको कहता है हम 6 डिब्बे देखो हम ऐसे देखेंगे, इनर डी ऑर्बिटल में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जल्दी भरते जाओ। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा डिब्बा और ये छठा, सब जगह तुमने भर दिया NH3। यहाँ पे भी NH3 बेटा, ध्यान से देखते जाओ। NH3 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 कितने हो गए? 2 3 4 5 6, 6 तो लिए थे, 6 भर गए। अगर ध्यान से देखोगे तो इस बार डी के कितने डब्बे यूज हुए हैं? डी के कितने डब्बे यूज हुए हैं? 2, D2, S का 1, S, P के 3, D2 sp3 संकरण। तो संकरण हमारा निकल के आया है यहाँ पे D2 sp3। ज्यामिति अगर हम तुमसे कहें बेटा इसकी कैसी होगी, तो ज्यामिति अभी भी तुम्हारी वही होने वाली है। ज्यामिति अगर हम इसकी देखें तो ज्यामिति वही होगी। अभी हमने तुमसे कहा था वर्ग बना लो बेटा सुंदर सा, ये देखो सुंदर सा वर्ग या आयत बना लो, और बीच में तुम रख देना यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमने रख दिया कोबाल्ट को, और तुम्हारा यहाँ पे है NH3। 6 NH3 तो ये पहला NH3 हो गया, ये दूसरा हो गया NH3, ये तीसरा NH3, ये चौथा NH3, और ये हो गया एक पांचवा, और ये हो गया इसके बिल्कुल नीचे छठा। इस ज्यामिति को हम लोग बोलते हैं बेटा अष्टफलकीय ज्यामिति। ज्यामिति दोनों में चेंज नहीं होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति। चुंबकीय प्रकृति अगर देखें तो इस बार चुंबकीय प्रकृति तुम देख रहोगे बेटा, कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो तो देख के बताओ। यहाँ पे भी 2 2 2 2 2 2, तो हर जगह 2 भरे बेटा, तो एग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 0। जब भी एग्म इलेक्ट्रॉन 0 होंगे उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकी। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, प्रतिकमला प्रतिकर्षित होगा, तो ये हो जाएगी प्रतिचुंबकीय प्रकृति। और चुंबकीय आघूर्ण अगर इसका देखें तो √n n+2, और इसका मात्रक होगा बोहर मैग्नेटॉन। फिर से तुमने देखा इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो बेटा, यहाँ पे अगर 0 रख दोगे तो बेटा यहाँ पे टोटल वैल्यू चुंबकीय आघूर्ण की कितनी हो जाएगी? 0। तो ये बीबीटी का सिद्धांत था बेटा। अगले टर्म में हम लोग वर्नर की थ्योरी खत्म कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना और बहुत सारे क्वेश्चन बेटा लगा लेना इसके पीबीटी के सिद्धांत के। कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस में लेना, प्रैक्टिस करना जाके पीबीटी के सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजी यौगिकों की ज्यामिति तुम्हें बनानी है। कुछ ज्यामिति हम तुम्हें दिए दे रहे हैं जिनको तुम्हें बनाना है, जैसे 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 हमारा कंपोनेंट है चलो बेटा इसका होमवर्क जो है ये हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और इसकी जो लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे बीबीटी हमारा फेल हो गया, इसकी सीमाएं क्या हैं, जहाँ पे बीबीटी हमारा फेल हुआ। सीमाएं नंबर 1, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड
की व्याख्या नहीं कर पाया। इसने ये तो बता दिया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन रीजन नहीं बताया क्यों ये स्ट्रॉन्ग है क्यों ये वीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ये पहले ही है। दूसरा बेटा इसने ये नहीं बता पाया कहीं पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होते हैं, तुमने देखा होगा जब भी हमने तुम्हें पढ़ाया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसकी प्रकृति रंगीन हो जाती है, वो रंगीन प्रकृति का होता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी ये संकुल की या उपसय संयोजी यौगिक की संकुल की रंगीन प्रकृति को समझा नहीं पाए। और तीसरा जो इनकी है लिमिटेशन, तीसरी लिमिटेशन जो है बेटा ये नहीं बता पाए कि उपसय संयोजी यौगिक जो है, जो हमारा उपसय संयोजी यौगिक है, उपसय संयोजी यौगिक कितना स्थायी है। देखो अभी हमने तुम्हें चारे बात इन्होंने बताई थी, संकरण, ज्यामितीय, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय आघूर्ण, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये उपसय संयोजी यौगिक कितना स्थायी है। इसको अगर वायु में खुला रख दें या ऐसे रख दें तो ये कितनी देर तक टिकेगा, तो ये इसकी यहाँ पे बेटा स्थायित्व तो नहीं बता पाए। जितनी बात हमने तुम्हें बताई है केवल इतनी बात बता पाए, बाकी ये 3 बात नहीं बता पाए। तो यहाँ से VBT तुम्हारा कंप्लीट होता है बेटा। उम्मीद होगी कि चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके आगे आपको होमवर्क हम भेज देंगे ग्रुप में। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए और बिल्कुल सुकून से पढ़िए। और रेडॉक्स रिएक्शन 01, 02, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जल्दी से जल्दी देखते रहिए बेटा, क्योंकि आगे समय कम है। पहले से बोल दे रहे हैं, बाद में आप प्रेशर लेते रहोगे। दुगनी स्पीड में देखो, बार बार बोल रहे हैं, दुगनी स्पीड में देखो, कॉपी पेन उठा के लिखते रहो सुंदर सा। बाकी इसके जितने भी नोट्स हैं ये हम भेज देंगे, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कुछ बातें मिसप्रिंट हो जाएं, यहाँ पे सारी बातें आपको बता दी। तो रेडॉक्स रिएक्शन 01, 02, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर पार्ट 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर पार्ट 3, और अगले पार्ट में कोऑर्डिनेशन खत्म तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहो। टाटा बाय बाय।